नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका नमूना आज हमने देखा। सीडी हॉस्पिटल में जितना दबाव पेशेंट का अचानक पड़ गया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पेशेंट्स को बाहर ग्राउंड के बीच में ऑक्सीजन लगा करके उनका उपचार करना पड़ा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मामले कितनी जल्दी और कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और क्यों ना इस बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए हम क्यों सहयोग नहीं कर रहे। हमने देखा कि बहुत सारे लोग आज भी बिना वजह बाहर घूम रहे थे, जिनको कहीं नहीं कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा ही नहीं, बहुत सारे लोगों को के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। लेकिन आज जो दृश्य हमने सीडी हॉस्पिटल के बाहर देखा है, वो देखते ही बनता था। हम बात दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की करते थे, जहां पर मरीज बाहर पड़े रहते थे, जिनको हॉस्पिटल और बेड नहीं मिलते थे। आज वही दर्दनाक दृश्य आज हमें यहाँ सीडी हॉस्पिटल में देखने को मिला। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि देर शाम तक इनको दुरुस्त कर दिया गया, व्यवस्थित जगहों पर भिजवा दिया गया, लेकिन जो दृश्य था उससे देख करके रूह कांप जाती। पेशेंट कभी भी जो घर में रखे हैं, कभी भी सिक हो जाता है। रात को, दिन को कोविड केयर सेंटर में रखे हैं या बाहर से पेरीफ्री से, हर 2 मिनट में कोई ना कोई पेशेंट यहाँ आ रहा है, 1 मिनट में आ रहा है। जैसे मैं आपको कल ही बात बताऊँ, सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक 96 पेशेंट ऑन रिकॉर्ड आए थे। 96 5-6 आप समझ सकते हैं, 6-7-8 घंटे में ही। और सारे सिक हैं, सारे पैनिक में आते हैं। बट आज तक अभी तक कोई बोले किसी को बेड नहीं मिला। हाँ, एक बात अवेलेबिलिटी है डॉक्टर साहब आपके पास? देखें सर, इधर बेड अभी इस समय नहीं है, हम बाकी हॉस्पिटलों में पता कर रहे हैं। आज तक अभी तक सबको बेड मिला, सबको ऑक्सीजन वाला बेड मिला। हाँ, टाइम लग सकता है, किसी को आधा घंटा वेट करना पड़ा, किसी को 50 मिनट, किसी को 10 मिनट। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से वहां पर लोग बाहर भी ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाए बैठे थे। इसकी वजह होती है कि हम लापरवाही बरतते हैं। जब हम लापरवाही बरतते हैं, एक संक्रमित व्यक्ति कितने को अपने साथ संक्रमित कर सकता है, लेकिन लोग भयभीत नहीं हो रहे हैं। लोगों को कोविड-19 वेव 2 के भयंकर परिणामों का एहसास तक नहीं है। हमने कठुआ डिस्ट्रिक्ट का एक दृश्य आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं और चाट पापड़ी खाने के लिए इतने आतुर हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को भूल रहे हैं। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहा है और अपने चाट पापड़ी खाने के लिए या दूसरी चीज़ें खाने के लिए लाइन पे लगे बिना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किए बिना। कितना दुखद है, आप देखिए, खुद अंदाज़ा लगाइए। पढ़े लिखे समाज में इसको, मुझे लगता है, इन लोगों को, ऐसे लोगों को दुश्मन कहा जाना चाहिए इंसानियत का, जो लोग इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट कर रहे हैं। बड़ा दुखदायक है और शर्मनाक है। दर्शकों, आईएएस अधिकारी मनोज कुमार द्विवेदी, जो जीएडी डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आज कठुआ का दौरा किया, क्योंकि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उनको एक एक डिस्ट्रिक्ट दी गई है। उस जिले में
वो निगरानी रखेंगे। आज उन्होंने आला अधिकारियों से बैठक की, बैठक में सारा मुआयना किया किस किस चीज़ की कमी है और क्या क्या ज़रूरत हो सकती है आने वाले दिनों में। और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सकारात्मक सोच के साथ जीना चाहिए और सरकार पूरी तरह से तत्पर है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। हमारा जो NRLM है उसमें सर इसको जैसे सर आपको पता नहीं कि हमारी काफी सारी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए सर 93 लाख का रजिस्ट्री कैपेसिटी है। इस समय हमारे पास दो टॉप प्रायोरिटीज़ यही है। पहली प्रायोरिटी है कि हमें जो कोविड के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है इसमें कहीं पे भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम लोगों को इंश्योर करना है कि जिस तरीके से बहुत सारी जगहों पे हम सुन रहे हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली गई है, जम्मू कश्मीर में सिचुएशन आउट ऑफ हैंड नहीं जानी चाहिए। हर तरीके की जो सुविधा मिलनी चाहिए नागरिकों को और जो एक श्योरिटी मिलनी चाहिए कि उनका इलाज भी ठीक से होगा और उनको जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी उनके लिए रहेंगे, तो वो हमें इंश्योर करना है। दर्शकों, इस कोरोना काल ने लोगों को अपने अधिकार लेना भी सिखा दिया है। रियासी के सरकारी अस्पताल से सिलेंडर ले जाए जा रहे थे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कटरा के नारायणा हॉस्पिटल में, लेकिन लोगों ने नहीं जाने दिया। लोगों ने उस सिलेंडर को रोक दिया, उस ट्रक को रोक दिया और कहा कि ये वापस अस्पताल में जाएंगे। तो अगर रियासी के लोगों को कुछ हो जाता है तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? एक सवाल उठाया उन्होंने, ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर निजी हॉस्पिटल में सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं, कल को वो निजी हॉस्पिटल के लोग हमें एडमिट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट देंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सवाल युवाओं ने किया। आइए देखते हैं। मुर्दाबाद 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 सुप्रीम और यहाँ से इसको नारायणा प्राइवेट हॉस्पिटल में जो शिफ्ट किया जा रहा है, ये गलत फैसला है। रियासी की जनता कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं अफसरों से ये अपील करना चाहता हूँ कि रियासी की जनता को इम्तिहान में ना डाला जाए, किसी किस्म का गलत काम ना किया जाए। रियासी की जनता जो है वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट कर रही है और करती रहेगी। और ये प्राइवेट सिलेंडर जो है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर जो जहाँ से लिए जा रहे हैं, ये गलत फैसला है। यहाँ जो ऑक्सीजन का प्लांट जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ना ही यहाँ अभी ऑक्सीजन जो है वो तैयार है। और अगर जो हमारे पास सही मायने में जो ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए हैं, ये उठकर प्राइवेट हॉस्पिटल में दिए जा रहे हैं बेचने के लिए। वो ऑक्सीजन बेचेंगे वहाँ पर। ये हायर अथॉरिटीज को देखना चाहिए चीजें। हमें तो इनफैक्ट हमें ऊपर से ऑर्डर ही आया है किस्म का कि इमीडिएटली कर दो, उनका प्रोविजन करो। हमने तो खैर ऑब्जेक्ट तो किया है, बताया तो है, बट अभी उनको वहाँ लगता है ज्यादा जरूरत है उधर नारायणा में। अब वो देश दर्शकों, कोविड के कारण काफी कुछ पटरी से उतर चुका है, डिरेल हो चुका है। 1350 रुपये का इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पैकेज जो है सरकार ने घोषित किया था और सरकार अपने वादे के मुताबिक 250 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर बैंक को दे रही है और जम्मू कश्मीर बैंक आगे उसको वितरित कर रहा है। आज भी 250 करोड़ रुपये का चेक जो है मनोज कुमार सिन्हा जो LG हैं, उन्होंने JK बैंक के चेयरमैन को दिया। कोरोना की त्रासदी को देखते हुए इंडस्ट्री और बिजनेस से जुड़े हुए लोगों की तकलीफों के मद्देनजर
एक फैसला यूटी प्रशासन ने किया था और एक अच्छा पैकेज, इंडस्ट्रियल पैकेज इंडस्ट्री के लोगों को 1350 करोड़ रुपए का दिया था, ताकि यहाँ की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके और उद्योग और बिजनेस ठीक से चल सकें और उससे जुड़े हुए लोगों को कोई कठिनाई न हो। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी उनका वेतन मिलता रहे, इसकी व्यवस्था चलती रहे। 250 करोड़ के 2 इंस्टॉलमेंट पहले दिए जा चुके थे। आज ये तीसरा इंस्टॉलमेंट 250 करोड़ का पुनः इंडस्ट्री और बिजनेस के लोगों को दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इससे इंडस्ट्री और बिजनेस तो पटरी पर आएगा ही, वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी समय से वेतन मिलता रहेगा। पिछले कुछ दिनों में जो प्रयास हुआ है उसके कारण जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर है और मैं मानता हूं कि बेरोजगारी दर भी कम हुई है। दर्शकों, हमने आज यहाया फिरदौस जो सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, उनसे बातचीत की, क्योंकि उन्होंने एक हेल्प जैसे कि हम सब जानते हैं कि लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हर एक व्यक्ति, हर एक अथॉरिटी अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने भी प्रयास किया, एक डेस्क क्रिएट किया है। उसके बारे में जानेंगे यहाया फिरदौस जज साहब ने। फिरदौस साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन ये होगा कि जो आपने डेस्क कोविड-19 को लेकर के हेल्प डेस्क खोला है, इसका मकसद क्या है और क्या क्या सुविधाएं आप इसमें दे पा रहे हैं कि अगर कोई बीमार होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसके परिवार वाले आपको फोन करते हैं, तो किस तरह से ये मैनेज कर रहे हैं? देखिए विनोद जी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जम्मू की तरफ से खाली नहीं है, बल्कि ये हमारे पैटर्न इन चीफ जो हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस पंकज मित्तल साहब और ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जस्टिस अली मोहम्मद मागरे साहब हैं, उन्होंने करीब 2 हफ्ते पहले ये इस चीज़ को एहसास किया कि कोविड-19 जो है ये इस वक्त अपने पूरे चरम पे है, पूरा पीक पे जा रहा है। तो उन्होंने ये एक प्रयास किया कि वो गवर्नमेंट का हाथ बटाएं और साथ साथ में जो लोग इस वक्त इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनकी किसी न किसी तरीके से मदद की। तो ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अली मोहम्मद मागरे साहब ने एक डायरेक्शन दी पूरे जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग यूटी ऑफ लद्दाख कि भाई वो हर डिस्ट्रिक्ट में इस किस्म से हेल्प डेस्क क्रिएट करें कि जितने भी इस बीमारी से लोग जूझे हुए हैं या इस बीमारी से लोग पीड़ित हैं, उनको किसी न किसी तरीके से सहायता करें। तो उसी डायरेक्शन के तहत चूंकि मैं इस वक्त बतौर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जम्मू को हेड कर रहा हूं, तो मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट जम्मू को करीब 6 या 7 जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया। 6-7 जोन में डिवाइड करके मैंने जो हमारे पैनल पे कुछ लायर्स होते हैं और उनके साथ पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनको मुख्तलिफ एरियाज जो हैं उनको असाइन किए और उनके नंबर जो हैं पूरा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिया कि ये नंबर किसी न किसी तरीके से आम लोगों तक पहुँचे, खासकर उन लोगों तक जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, ताकि उनको कोई न कोई सहायता मिले। और हम पिछले 4 रोज़ से ये डेस्क जो है 24/7 काम कर रहा है और इसको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब जो है हफ्ते में कम से कम 2 बार पर्सनली मॉनिटर करते हैं और वो इंश्योर करा रहे हैं कि जितने भी डिस्ट्रेस लोग हैं, जो डिस्ट्रेस कॉल्स आती हैं इन हेल्प डेस्क को, उनको किसी न किसी तरीके से मदद मिली जाए। हमने ये देखा कि पिछले 2 या 4 दिनों में जब से हमने ये हेल्प डेस्क क्रिएट किए, बहुत सारी कॉल्स हमें मौसूल हुई जिनमें लोगों को राशन की कमी थी, जिनमें लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, जिनमें लोगों को घर में गैस नहीं था, पानी नहीं था, कई लोगों को दवाइयों की ज़रूरत थी। तो
हमने एक काम किया है कि हमने साइड बाय साइड गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऑन बोर्ड लिया है, जिसमें अपने डिप्टी कमिश्नर साहब जम्मू हैं, एसएसपी साहब जम्मू हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब जम्मू हैं। तो हमारे जो ये रिटर्नर लॉयर्स हैं या पीएलवीज जो हैं, इन्होंने जब भी इनको कोई डिस्ट्रेस कॉल आती है तो वो फौरन अपने अपने उस जुरिस्डिक्शन के मुताबिक वहाँ के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट से रब्ता करते हैं और उनकी नोटिस में लाते हैं कि फलां जगह पे अगर दवाई की कमी है किसी को, तो वो उनको दवाई की असिस्टेंस चाहिए होगी या मेडिकल असिस्टेंस चाहिए होगी। उसके लिए हमने कुछ डॉक्टर्स भी ऑन बोर्ड लिए हुए हैं। किसी को राशन, लेकिन फिर दोस्तों मैं ये जानना चाहूंगा कि जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इसमें इन्वॉल्व होती हैं, फंडिंग ये हेल्प डेस्क को कहाँ से हो पाती? देखिए हम फाइनेंशियली उनको असिस्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं दवा की मांग करता है, जब कोई ऑक्सीजन की मांग करता है, मैं आपको कुछ मिसालें आपको दूं से किसी आदमी को दवाई की ज़रूरत है, जब वो कॉल करता है तो हमारा हेल्प डेस्क में जो पैनल लॉयर है या पैरालीगल वॉलंटियर है वो उससे पूछता है क्या आपके पास ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन है या आपने किसी डॉक्टर से की असिस्टेंस लेनी है। तो अगर तो उसके पास प्रिस्क्रिप्शन है तो वो फौरन वो प्रिस्क्रिप्शन लेके अपने सीएमओ कंसर्न से बात करेगा, बीएमओ कंसर्न से बात करेगा। अगर तो वो दवाइयाँ उनके पास अवेलेबल होंगी तो वो विद द हेल्प ऑफ पुलिस या विद द हेल्प ऑफ पैरालीगल वॉलंटियर वो जितनी भी अद्वियात हैं वो वहाँ तक मैसर करवा सकते हैं। अगर उनके पास नहीं है तो उस सूरत में उनको कहा जाता है कि इसमें पेमेंट का जो है इतना दवाई आ रहा है, तो वो वहाँ पे वो खुद आदमी जो है वो देने के लिए तैयार करते हैं और हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। या कई बार ऐसे हमारे पास लोग हैं जिन्होंने खुद ये कह के रखा कि अगर किसी को दवाई की ज़रूरत है उसका जितना भी खर्चा आता है वो हमें बोला जाए। तो उस तरीके से हम उस आदमी को कांटेक्ट में लेते हैं और उसको वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, वो दवाइयाँ खुद खरीद के हमें देता है और थ्रू पीएलवी या थ्रू अदर एजेंसी हम वो उसके डोर स्टेप पे डिलीवर करवा लेते हैं। और ये सुविधा उस आदमी को घर में बैठे बैठे ही मिल जाते। इसी तरीके से मान लीजिए किसी को राशन की कमी है, जब राशन की कमी है तो हम कंसर्न मैजिस्ट्रेट को या कंसर्न एसडीएम की नोटिस में ये चीज़ लाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी जुरिस्डिक्शन में अगर वो बंदे रहते हैं तो वो तुरंत वो इंश्योर कराते हैं कि वो राशन उनको जो है डोर स्टेप तक मिल जाए, उनके घर तक पहुंच जाए। वो राशन जो है बाज़ाफ्ता गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो गवर्नमेंट का राशन जाता है और गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। हम सिर्फ उनको फैसिलिटेट करते हैं। या इसी तरीके से कोई एनजीओ है, यहाँ पे बहुत सारी एनजीओज हैं, जैसे रोटरी क्लब है और भी बहुत सारी एनजीओज हैं, उनको भी हमने ऑन बोर्ड ले रखा हुआ है। कहीं पे वो फूड प्रोवाइड करते हैं, कहीं पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हमने एक प्रयास किया है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने कि हम साइड बाय साइड गवर्नमेंट का भी सपोर्ट करें और साइड बाय साइड लोगों को भी सहायता करें। लेकिन साहब एक सवाल ये भी उठता है कि कोई अगर शिकायत करता है कि हमें किसी डॉक्टर ने चेक नहीं किया, कोई अगर ये शिकायत करता है कि हमने फलां जगह से ऑक्सीजन ली और उन्होंने महंगी दी या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, क्या इस पर डेस्क कोई एक्शन ले सकता है या फिर लीगल सर्विस अथॉरिटी पर कोई ऐसे राइट्स हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें? देखिए डेफिनेटली अगर इस किस्म की शिकायत, अभी तक तो वैसे हमारे किसी भी डेस्क में इस किस्म की शिकायत नहीं आई, लेकिन अगर ये चीज़ शिकायत आती है तो हम इसको फौरन जो है डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी की नोटिस में लाएंगे और उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रिकमेंड करेगी कि उसके खिलाफ कानूनी एक्शन किया जाए। जो भी प्रोवाइडेड जो प्रोविज़न होंगे, पैनल प्रोविज़न होंगे, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक एज सच जो है ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और अभी तक हर किसी ऑर्गन ने जो है वो कोऑपरेट किया है हमारे साथ। जी फिर साहब, ये सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं आप? आपने अखबार में पढ़ा कि वहाँ फलां जगह पे मौत होती है, डेड बॉडी नहीं। देखिए इसमें कॉग्निजेंस वाली क्या बात है, हमने कॉग्निजेंस को जुडिशियल साइड से नहीं लेना है। हम ये एक ऐसा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है कि जो गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है।
अगर कहीं इस किस्म का मसला हमारी नोटिस में आता है तो वी विल डेफिनेटली टेक अप दिस मैटर विद द कंसर्न एजेंसी और वी विल इंश्योर कि ऐसा क्यों हुआ। अगर कहीं किसी की डेड बॉडी नहीं मिलती है, टाइम पे वापस नहीं मिलती है, तो ऐसा क्यों हुआ। तो डेफिनेटली हम कंसर्न जो ऑफिसर हैं या कंसर्न जो अधिकारी हैं वहाँ पे उनकी नोटिस में लाके इस मसले को श्योरली हम रिजॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है, जो बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, वो लोगों को अवेयर कराना है। वो खाली हमें डिस्ट्रिक्ट जम्मू की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी ने पूरे जम्मू कश्मीर, यूटी और लद्दाख की यूटी में ये डेस्क खोलने के अहकामात जारी किए हैं। और मैं तमाम लोगों से आपके माध्यम से, चूंकि आपके चैनल की काफ़ी कवरेज है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू से बाहर भी है, पूरे जम्मू प्रांत में है, कश्मीर प्रांत में है, तो मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग जो जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जो वाकई इन नीड ऑफ सम इमरजेंसी में है, तो वो हर डिस्ट्रिक्ट में लीगल सर्विस अथॉरिटी से रब्ता कायम करें और उनके नंबरात जो हैं, होपफुली हर डिस्ट्रिक्ट ने जो है अपने नंबरात जो हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और वो उससे फ़ायदा उठा। साहब, जब कोई ऑक्सीजन की डिमांड करता है आपसे, तो मार्केट में ऑक्सीजन की किल्लत है, तो आप कैसे मैनेज करें? देखिए, हमारे पास अभी तक कुछ ऐसे केसेस आए हैं यहाँ पे कि जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है। हमने रोटरी क्लब से अभी तक हेल्प ली है कि हम रोटरी क्लब ने प्रोवाइड किया है उन लोगों को अभी तक ऑक्सीजन देने के लिए। लेकिन उसके अलावा भी अब गवर्नमेंट ने नोडल ऑफिसर तैनात किए हुए हैं। जम्मू के लिए अलग है, जम्मू मेडिकल कॉलेज के लिए अलग है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए अलग है। तो अब और ज़्यादा आसानी हुई है कि अब जब भी कहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो हमारे PLVs या हमारे रिटर्नल लायर्स जो हैं वो फ़ौरन नोडल ऑफिसर के साथ कांटेक्ट करेंगे और उनसे रब्ता करके हम जिस भी नीडी आदमी को ये ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कोशिश करते हैं कि विदाउट एनी डिले ऑन प्रायोरिटी बेसिस उस आदमी तक ऑक्सीजन पहुँचे। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा किल्लत है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर भी। लेकिन अभी जो पिछले 2 दिन पहले अपने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का जो स्पोक्स पर्सन, अगर उसका स्टेटमेंट देखें तो हमारे जम्मू कश्मीर में अच्छा भंडार है ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन की कभी किल्लत नहीं होगी। सिर्फ मसला मैनेजमेंट का है, मसला कोऑर्डिनेशन का है। यहाँ पे लोगों से भी एक इस्तदा की जाती है कि वो भी सब्र तहम्मुल का इजहार करें और गवर्नमेंट एजेंसी से भी रिक्वेस्ट की जाती है कि वो लोगों की एक्सपेक्टेशन तक विदाउट एनी डिले। फिरदौस साहब, ये डेस्क का क्या ये भी काम है कि लोगों को अवेयर करे, SOPs को पालन करने के लिए कहे, उनको कहे कि जो सरकार ने गाइडलाइंस तैयार की हैं, क्या डेस्क ऐसा काम भी कर रहा है कि इसको फॉलो किया जाए? आपकी आवाज़ कट रही है, आप एक बार फिर सवाल पूछेंगे? फिरदौस साहब, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि क्या डेस्क ये भी काम कर रहा है कि जो गाइडलाइंस सरकार तैयार करती है लोग उसको फॉलो करें, और किस तरीके से? देखिए, जाहिर सी बात है, मेरा आपके चैनल पे आने का मकसद क्या है? मेरा चैनल पे आने का मकसद ही यही है कि लोगों को हम अवेयर कराएं। ये तो मैंने एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। इसी तरीके से मैंने अपने तमाम PLVs और तमाम रिटर्नल लायर्स को ये हदायत दी हैं कि वो उनके पास जो भी अवेलेबल प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म से वो लोगों को आगाह करें कि इस वक्त जो जितनी भी गवर्नमेंट की SOPs हैं या गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक चलें। क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इस महामारी को कैसे टैकल करना है। देखिए, हमारे पूरी दुनिया में इस वक्त इसका कोई ऐसा इलाज तो नहीं है। सिर्फ इलाज अगर है तो वो बचाव है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को ये जो मास्क लगाना है या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। यही केवल एक तरीका है जिससे हम फिलहाल इस महामारी की रोकथाम कर सकते हैं। तो इस पे मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि वो तमाम SOPs, तमाम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, चाहे वो लॉकडाउन की निस्बत हैं, चाहे वो ऑफिस जाने की निस्बत हैं, चाहे वो शादी ब्याह की निस्बत गाइडलाइन है,
चाहे वो बिजनेस व्यापार की निस्बत गाइडलाइन है, उन तमाम गाइडलाइंस को वो फॉलो करें। वंस लोग वो गाइडलाइंस फॉलो करें, श्योरली विद इन नो टाइम हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इस महामारी से अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे। जी फिरदौस साहब, आप भी जानते हैं इस वक्त हमारे हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी कम हो गई है और जितने भी लोग अगर पॉजिटिव आते हैं वो अपने घरों में भी रह करके अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। लोगों को घरों में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है और इसमें जो फ्लो मीटर है ऑक्सीजन के सिलेंडर के ऊपर लगता है वो इस वक्त मार्केट से गायब है। क्या आप इस बात को भी उठाएंगे अथॉरिटी तक? श्योरली हमने इस चीज़ को ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट के नोटिस में लाया है कि ऑक्सीजन पे पर्टिकुलरली वो ध्यान दें। जैसे मुझे एक रिक्वेजिशन आई थी किसी एक एनजीओ से कि सर हमारे पास 30-40 सिलेंडर जो हैं वो खाली हैं, हमें वो भरवा दीजिए। तो मैंने उसको स्ट्रेट वे इसलिए रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा हम स्टॉक नहीं कर सकते हैं, इस वक्त 40 सिलेंडर का स्टॉक नहीं कर सकते हैं। आप ये बताइए किस पेशेंट को कहाँ पे ज़रूरत है। हम गवर्नमेंट एजेंसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपना सिलेंडर दे दें उस आदमी को, ये उसका एड्रेस है, ये उसका टेलीफोन नंबर है, या हमें 1 सिलेंडर भर के दे दें ताकि हम वो उसको पहुंचाएं। इस वक्त भंडार करने की कोई ज़रूरत नहीं है और नहीं करना चाहिए हमें भंडार, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो कंसंट्रेटर है, चाहे और कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो इस महामारी के अगेंस्ट हमें बेकार लग रहा है। लेकिन सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ ताउन करें, सब्र तहम्मुल का जो है वो इजहार करें। इसमें हड़बड़ाहट में होने वाली कोई बात नहीं। इस वक्त जो है चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, हर जगह ओवर क्राउडेड है। एक ही वे आउट है इसका कि इस वक्त जो भी कोई बंदा जिसमें कोई ये इस किस्म के सिम्टम्स आते हैं उसको फ़ौरन से पेशतर आइसोलेट अपनी फैमिली से होना है, एक अलग से कमरे में होना है और डॉक्टर से रब्ता करना है। डॉक्टर से रब्ता करने के बाद वो घर पे अपना इलाज शुरू करे, तब तक कि खुदा न खास्ता अगर उसका कहीं ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तब जाके उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करें। अदरवाइज अननेसेसरी महज इस बात पे हॉस्पिटल पे न रश करें कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, बल्कि टेस्ट पॉजिटिव आने पे उसको सब्र रखना है, उसको वॉच करना है, उसको आइसोलेशन में होना है, डॉक्टर से रब्ता कायम करना है और अद्वियात का इस्तेमाल करना है। हाँ, जब वो ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है तो उस सूरत में वो अस्पताल का रुख करें। फिर दोस्तों आखिरी सवाल आपसे, जो फरियादी आपसे फरियाद लगाता है क्या आप उसको संतुष्ट कर पाते हैं? क्या आपकी ये प्रायोरिटी रहती है कि कोई हमें डेस्क पर फ़ोन करता है तो हमने उसको सेटिस्फाई करना ही है? हमारी तरफ से भरपूर कोशिश होती है। मैं शाम को जो मुझे रिपोर्ट अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स या पैनल लॉयर्स देते हैं तो उसमें मैं देखता हूँ एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट जम्मू से 60 से 80 या कभी कभार 100 आदमियों की लिस्ट आती है जिनको उन्होंने या तो वैक्सीनेशन करवाई होती है या वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड करवाया होता है या कहीं मेडिकल हेल्प ली होती है किसी डॉक्टर के द्वारा या किसी को राशन मिला होता है। तो ये चीज़ खुद ही हमको संतुष्टि देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब, धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।